हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जाएंगे इंटरफेरेंस। ठीक है, ये वेव ऑप्टिक्स चल रही है और उसमें हम शुरू करेंगे इंटरफेरेंस। उसमें इंटरफेरेंस में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। पहले आपको वेव फ्रंट के बारे में बताया था पीछे। तो हमारे पास लाइट सोर्स होता है ना, एक मान लो ये स्फेरिकल लाइट सोर्स है, तो इस चारों डायरेक्शन में क्या करेगा, लाइट को एमिट करेगा। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, लाइट सोर्सेस। और कोहेरेंट लाइट सोर्सेस क्या होते हैं, कोहेरेंट लाइट सोर्सेस का क्या मीनिंग है, तो उनकी डेफिनेशन देखो। द सोर्सेज ऑफ लाइट विच एमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, जो सेम वेवलेंथ हो। दो सोर्सेज जिनको हम कोहेरेंट बोलेंगे, उनको कोहेरेंट क्यों बोलेंगे? द सोर्सेज ऑफ लाइट विच एमिट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, जिनकी वेवलेंथ सेम हो, सेम फ्रीक्वेंसी, जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, एंड इन सेम फेज डिफरेंस, उनका फेज डिफरेंस भी सेम हो, और कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड एज कोहेरेंट सोर्सेज। दो सोर्सेज अगर सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट दे रहे हैं, उनकी सेम वेवलेंथ की लाइट दे रहे हैं, उनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस है या सेम फेज डिफरेंस है, सेम फेज है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टू सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, अब कोहेरेंट सोर्सेज कैसे होते हैं? अगर हम मान लो दो सोर्स, अगर एक सोर्स ले लिया ए और एक सोर्स ले लिया बी, ये दोनों कभी भी कोहेरेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि किसी सोर्स से लाइट क्यों एमिट होती है? लाइट एमिट होती है जब हम उसको हीट वगैरह देते हैं, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में जाते हैं वो। ठीक है, एटम्स एक्साइट होते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। तो वो कभी भी मतलब इतने बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, तो जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो लाइट छोड़ते हैं। ठीक है, तो दो सोर्सेज की ये कभी भी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फेज सेम नहीं हो पाएगा। तो दो सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं हो पाएंगे। सोर्सेज को कोहेरेंट करने के लिए हम एक ही सोर्स लेके चलते हैं। ठीक है, और उसके आगे स्लिट वगैरह लगा के हम उनको आगे क्या करते हैं कि वो यहाँ पे स्लिट लगा दी तो ये एक सोर्स की तरह एक्ट करेगी, यहाँ पे लगा दी तो एक सोर्स, ये यहाँ से लाइट यहाँ गई तो यहाँ पे भी पॉइंट सोर्स हो गया, ये भी एक सोर्स हो गया। तो इन दो सोर्सेज क्या हो सकते हैं, कोहेरेंट हो सकते हैं। मतलब पीछे हमको मेन सोर्स एक ही लेना पड़ेगा, उसके आगे जाकर हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये भी क्या है, वेव फ्रंट के पॉइंट क्या बोला था कि ये भी सोर्सेज की तरह एक्ट करेंगे, जो हो गए वेव फ्रंट पे नेक्स्ट पॉइंट। तो ये दो सोर्सेज की तरह, मेन सोर्सेज की तरह एक्ट करेंगे, तो ये कोहेरेंट हो सकते हैं। मतलब पीछे हमें एक सोर्स ही रखना पड़ेगा कोहेरेंट सोर्सेज के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडीशंस। Conditions for obtaining two coherent sources of light. Conditions for obtaining two, किसके लिए कंडीशंस चाहिए हमें? Conditions for obtaining two coherent sources of light. Two coherent sources of light. दो सोर्स कोहेरेंट होंगे, उनके लिए क्या कंडीशन होगी? पहली होगी, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स बाय सम डिवाइस। फर्स्ट कंडीशन क्या है? कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, जैसे मैंने बताया था, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होगा? कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, should be obtained from, किससे obtain होना चाहिए? सिंगल सोर्स होना चाहिए पीछे। ठीक है, coherent sources of light should be obtained from a single source, from a single, क्या होना चाहिए, single source by सम डिवाइस का मतलब है उनको अलग अलग करने के लिए। जैसे ये ए है, इस ये पीछे सिंगल ही होना चाहिए, यहाँ पे डिवाइस लगा दी किसने, ये ए डैश, जे बी डैश बोल दिया, ये दो सोर्सेस की तरह कोहेरेंट की तरह एक्ट करेंगे, बट पीछे हमें एक सिंगल सोर्स ही होना चाहिए। ठीक है, ताकि कोहेरेंट होने के लिए। और सेकंड कंडीशन जो है, सेकंड कंडीशन हमारी होगी, टू सोर्सेस शुड बी गिव मोनोक्रोमैटिक लाइट। टू sources should give
मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट। जो सोर्सेज हो गए, जो हम कोहेरेंट सोर्सेज लेके चलेंगे, उनकी क्या आनी चाहिए, मोनोक्रोमैटिक लाइट होनी चाहिए। ठीक है, लिख लिया आपने। तो नेक्स्ट थर्ड कंडीशन लिखो। कई बार कंडीशंस भी आ जाती है, आप ऐसे ना मान के चले कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है थ्योरी, ये भी पता होना जरूरी है कंडीशंस का भी। ठीक है, थर्ड कंडीशन जो है, द पाथ डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव्स, द पाथ डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव्स क्या होना चाहिए, फ्रॉम टू सोर्सेस शुड बी स्मॉल, फ्रॉम टू सोर्सेस शुड बी स्मॉल। जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक यहां से वेव आ रही है, एक यहां से वेव आ रही है, ऐसे ऐसे करती है, ऐसे ऐसे करती, तो इन दोनों, ये एस पॉइंट पे मिल रही है, तो इन दोनों में क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस ये होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो सेम नहीं, छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए, पाथ डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगी हमारी कोहेरेंट सोर्सेस के बारे में जानकारी होगी आपकी। ठीक है, आई होप आपको मिल गई है, कोहेरेंट सोर्सेस के बारे में पता चल गया है। तो कोहेरेंट सोर्सेज के बाद अब हम शुरू करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का क्या मतलब, इंटरफेरेंस क्या होता है, किसी के बीच घुसना, एक दूसरे के बीच घुसना। इंटरफेरेंस क्या होगा, किसी के मामले में इंटरफेरेंस करना, मतलब उनके मामले में घुसना। तो इंटरफेरेंस क्या होगा, दो लाइट, अगर कोहेरेंट लाइट सोर्सेज है, मान लो ये एक लाइट सोर्स है और बी लाइट सोर्स है, दोनों क्या कर रहे हैं, कोहेरेंट है, इससे भी लाइट आ रही है, इससे भी लाइट आ रही है, तो इसकी लाइट, दोनों की लाइट क्या करें, एक दूसरे के बीच घुस जाएं, तो वो क्या हो जाएगी, इंटरफेरेंस हो जाएगी। उसको बोलेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लाइट वेव्स का एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करना होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब हम क्या, जो हमारी डेफिनेशन है उसके बारे में देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, इट इज द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब लाइट एनर्जी जो है लाइट वेव से एक दूसरे के बीच डिस्ट्रीब्यूट, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इन अ मीडियम ऑन द अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस। दो कोहेरेंट सोर्सेस से लाइट क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सुपर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मान लो ए सोर्स है, यहां से लाइट की वेव आई, ये बी सोर्स है, यहां से लाइट की वेव आई। ठीक है, तो क्या हुआ आगे जाके, क्या हुआ, ये ए की थी, तो इसी में क्या होगी, बी की भी आ गई, तो क्या हो जाएगा, इसकी लाइट, अगर ए और बी दोनों, ये इसको बोलते हैं, ये लाइट सोर्स है, तो वेव का जो होता है क्रेस्ट, ये होता है ट्रफ। ठीक है, अगर ये मान लो ए वेव थी और ऐसे ही उसके ऊपर ऐसे ही क्या हो जाए, बी वेव भी आ जाए, ऐसे ही, मतलब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ, तो क्या हो जाएगी, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास ज्यादा चमक आएगी, दो सोर्सेस की वजह से। अगर क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट हो जाए और ट्रफ के ऊपर ट्रफ, तो इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अब मान लो क्या हुआ कि जो वी वेव थी वो तो ऐसे थी, बी वेव हमारी ऐसे थी, मतलब इसका ट्रफ और इसका क्रेस्ट दोनों मिक्स हो गए, इसका क्रेस्ट, इसका ट्रफ और इसका क्रेस्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नो इंटेंसिटी। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नो इंटेंसिटी, मतलब कोई इंटेंसिटी हमारे पास आएगी नहीं, लाइट की इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। तो ये क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस मतलब दो वेव्स का एक दूसरे में क्या करना, इंटरफेयर होना। ठीक है, वो होगी हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट हम करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कौन सा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YOUNG, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।
ठीक है, ये भी इंटरफेरेंस पे बेस्ड होता है। तो डायग्राम बना लूं। तो ये हमारा डायग्राम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। इसमें क्या हो रहा है कि मेन सोर्स है एस। एस लाइट क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। कोई स्फेरिकल सोर्स लेके चले हम, एस एस क्या कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है। तो क्या किया हमने, एक स्लिट ले ली यहां पे, ठीक है। उस स्लिट में से ये दो पॉइंट है ए और बी, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, वहां से क्या कर रहे हैं, लाइट आगे जा रही है। तो ये हमारा क्या है, मेन सोर्स। तो यहाँ पे जो पॉइंट होंगे वो भी क्या करेंगे, एक सोर्स की तरह एक्ट करेंगे, क्योंकि हमने वेव फ्रंट में पढ़ा था कि ये पॉइंट भी सोर्स की तरह एक्ट करेंगे, ये पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेंगे। तो ये कैसे, ऐसे ऐसे लाइट छोड़ेंगे, ये वाला ये ऐसे ऐसे, और बी वाला अपनी लाइट छोड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए की लाइट और बी की लाइट दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे में इंटरफेयर कर रही है। इंटरफेयर करके हमें दूर एक क्या रख दी, स्क्रीन। स्क्रीन यहां से लाइट छोड़ी, ये दो स्लिट्स से पास करती हुई लाइट इंटरफेयर की। इंटरफेयर करने के बाद क्या हुआ कि यहां पे क्या किया उन्होंने, फ्रिंजेस दी। फ्रिंजेस कैसी आई, एक डार्क फिर ब्राइट, फिर डार्क फिर ब्राइट, ऐसे ऐसे हमारे पास फ्रिंजेस आई। ब्राइट डार्क ऐसे ऐसे फ्रिंजेस बन गए। फ्रिंजेस, मान लो कोई ये क्या है, तालाब है, ठीक है। मान लो इसमें पानी भरा हुआ, इसमें आपने एक पत्थर फेंका, तो वो कैसे कैसे करेगा, ऐसे ऐसे देगा ना हमें फ्रिंजेस। और अब मान लो क्या क्या करो कि एक पत्थर यहां पे फेंक दो, एक यहां पे, इसकी वेव्स ऐसे आएगी, इसकी वेव्स ऐसे आएगी, यहां पे आके क्या हो जाएगी, इंटरफेरेंस हो जाएगी ना दोनों की। तो ये कुछ ऐसे ऐसे वेव्स देने लग जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी सी। तो वही बात ये हो रही है कि तो उसमें भी क्या होता है, दो फ्रिंजेस अप्स एंड डाउन में फ्रिंजेस देता है। तो यहाँ पे ऐसे ये दो की लाइट इंटरमिक्स होके, मतलब इंटरफेयर होके, यहाँ पे हमें स्क्रीन पे क्या देगी, इंटरफेरेंस, डार्क और ब्राइट। अब ब्राइट फ्रिंज कैसे देगी, मान लो ए ये थी, ठीक है, ए ये थी, और हमारे पास क्या हुआ कि ए हमारे पास ये वाली वेव थी, और बी की वेव भी इस पे ऐसे ऐसे ही आ जाए, दोनों का क्रेस्ट पे क्रेस्ट और ट्रफ पे ट्रफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ब्राइट फ्रिंज। बट अगर ए हमारे पास ये है, ए हमारे पास क्या है, ये है, और बी हमारे पास क्या कैसे आ जाए, ऐसे आ जाए, इसका क्रेस्ट बी का ट्रफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डार्क, मतलब कोई इंटेंसिटी होगी नहीं, डार्क फ्रिंज। ये ब्राइट फ्रिंज, ये क्या हो जाएगी, डार्क फ्रिंज, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगी, डार्क फ्रिंज। और यो जहां पे ब्राइट फ्रिंज आ रही है ना, ये ऐसे क्रेस्ट पे क्रेस्ट और ट्रफ पे ट्रफ आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें क्या होता है कि इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इंटेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है। बट अगर ये हमारे पास यू है ना, ये है डार्क फ्रिंज वाला, इसको बोलेंगे डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डेस्ट्रक्टिव क्यों, क्योंकि इसमें इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो आ गई ना, उसने डेस्ट्रक्ट कर दिया। डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब जब ट्रफ, इसका क्रेस्ट इसका ट्रफ, और हमारे पास डार्क फ्रिंज हमें ऑब्टेन होती है, तो उसको बोलते हैं डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको कंस्ट्रक्टिव और डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ब्राइट एंड डार्क इक्वली स्पेस्ड फ्रिंजेस आ जाती है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशंस होगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशंस होगी, वो कंडीशंस हम निकालने वाले हैं। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ जाता है कई बार एग्जाम में, तो आप प्रिपेयर कर ले, जो बोला है नोट्स में साथ साथ लिखते जाएं, जो मैंने बोला है, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की थ्योरी ही होती है, जो मैंने बोला है ना कि ये स्क्रीन ली है, ये दो स्लिट्स लिए हैं, और ये सोर्स लिया है, ऐसे इंटरफेरेंस होगी, तो वो आप लिखते जाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव यानी क्रेस्ट और क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, और कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव मतलब अपोजिट, क्रेस्ट पे ट्रफ, ट्रफ पे क्रेस्ट। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, लिख लेना आप। उसके लिए कंडीशंस निकालेंगे हम क्या होगी। तो
लेट द वेव्स फ्रॉम टू सोर्सेस ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय, हम क्या करेंगे, लेट टू वेव्स फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, दो सोर्सेस से वेव्स आ रही है, पहले को हम y1 से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको क्या लेके चलेंगे, a साइन ओमेगा टी। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी को लेके चलेंगे y2 इज इक्वल्स टू b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव क्या है हमारे पास, फेज डिफरेंस है, a एंड b, पहले हम लिख लेते हैं a और b। a और b क्या हमारे पास, एम्पलीट्यूड्स, एम्पलीट्यूड्स। और ये फाइव हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। हमने बोला था ना कोहेरेंस सोर्सेस क्या हो गए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए उनमें, तो ये क्या है, फाइव क्या है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल रिजल्टेंट वेव क्या आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द रिजल्टेंट वेव। अगर ये सुपरपोजिशन हो जाए तो y हमारे पास क्या आ जाएगी, y1 प्लस y2, रिजल्टेंट वेव क्या आ जाएगी, इन दोनों का सम, मतलब a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, आप इक्वेशंस को नाम देते जाना, इसको 1 और 2 दे दो आप। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, रिजल्टेंट वेव आ गई। तो ये क्या है, साइन a प्लस बी, इसको a मान के चलेंगे, a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो y हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट a साइन ओमेगा टी, तो एज इट इज हो गया, प्लस इस टर्म को हम क्या लिख देंगे, इस टर्म को हम लिखेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे साइन a प्लस बी का। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, तो क्या हो जाएगा, b साइन a मतलब साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस b, तो एज इट इज आ जाएगा कॉस a। कॉस a हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, साइन a प्लस बी का हमने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया, तो हमारे पास y क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो इसको आप 3 नंबर इक्वेशन दे दो। ठीक है, हमारे पास ये आ गया, इसको 3 मत दो, अभी कॉमन ले लेते हैं इनमें से, तो साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो पहले, तो साइन ओमेगा टी, तो यहां क्या आ गया, a प्लस ये यहां क्या बच गया, a कॉस b कॉस फाइव प्लस b कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ये दोनों आ गए हमारे पास। तो नेक्स्ट पुट कर दो a प्लस बी कॉस ओमेगा टी, और यहां से पुट करो b साइन फाइव को पुट, क्या पुट करो, हाँ, a प्लस बी कॉस फाइव इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। ठीक है, एंड b साइन फाइव को पुट कर दो आप आर साइन थीटा, इसको 3 नंबर दिया था, इसको 4, इसको 5। ठीक है, तो हमारे पास y क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी इंटू आर कॉस थीटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू आर कॉस थीटा प्लस ये क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस आर साइन थीटा, कॉस ओमेगा टी इंटू आर साइन थीटा, हमारे पास ये आ गया। तो आर कॉमन ले सकते हैं यहां से भी और यहां से भी, तो आर हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन गया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, फिर से वही फॉर्मूला बन गया, तो y को हम क्या लिख देंगे, आर साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया ना ये, तो हमारे पास y दिया गया, इसको आप 6 नंबर इक्वेशन दे दो। ठीक है, तो क्या करो आप, यहां तक आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 4 और 5 इक्वेशन को ऐड कर देंगे।
स्क्वायरिंग एंड एडिंग 4 and 5, इसको स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब 4 और 5 को ऐड करेंगे, इन दोनों को स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इधर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस फाइव का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, एक 1 हो जाएगा ये तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो इसका स्क्वायर खोल देंगे तो आर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2ab कॉस फाइव प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। बी स्क्वायर इन दोनों में से फिर से कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव और प्लस 2ab कॉस फाइव, ठीक है। ये फिर से 1 हो गया, तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, आर स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसको इधर लिख लेते हैं 2ab कॉस फाइव, तो ये हमारे पास क्या आ गई आर स्क्वायर की वैल्यू। तो आर क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव, ये हमारे पास क्या आ गया, आर आ गया, ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है हमारे पास स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या था, एक ए था, दूसरा हमारे पास क्या था, बी एम्पलीट्यूड था। तो I1 हमारे पास क्या प्रोपोर्शनल टू होगी ए स्क्वायर के, और क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको इक्वेशन दे दो 7, जो भी आएगी इसको 7 नंबर इक्वेशन दे दो। तो इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, तो I1 हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, और I2 हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, क्योंकि एक का एम्पलीट्यूड ए था दूसरे का बी था, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, के ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, I2 इज इक्वल टू के बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, तो हमारे पास ये आ गया। और ये टोटल हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल क्या आ जाएगी हमारे पास, टोटल इंटेंसिटी सुपरपोजिशन के बाद इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास आर क्या है, हमारा एम्पलीट्यूड है टोटल वेव का, ठीक है। क्या आ जाएगी आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव, यही है ना। तो यहां पे ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, I1 प्लस ये क्या है हमारे पास, I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 कॉस फाइव, तो हमारे पास ये क्या आ गई, टोटल इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास, ठीक है। I1 प्लस I2, ए स्क्वायर को क्या लिख दिया, I1 के था यहाँ पे, के ए स्क्वायर हमारे पास I1 आ गया, के बी स्क्वायर हमारे पास I2 आ गया, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, I क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, तो यहां से ए क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ I1, और बी हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ I2, के भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो a इंटू बी, यहाँ पे है a इंटू बी, वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट I1 I2 कॉस फाइव। तो अब क्या बोलते हैं हम, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नेक्स्ट कंडीशन, इसको आप नंबर दे लो 8 नंबर इक्वेशन, ठीक है। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अब करते हैं, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए हमारे पास, ज्यादा इंटेंसिटी होनी चाहिए जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इंटेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब है IR मैक्सिमम होना चाहिए। IR मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉस फाइव हमारे पास क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। कॉस फाइव की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1। कॉस फाइव +1 कब कब होता है, तो कॉस फाइव +1 होगा जब फाइव हमारे पास क्या होगा, 0 0 2 पाई 4 पाई अप टू सो ऑन। कॉस
तो हमारे पास क्या होता है, ज्यादा कब होता है, जब हमारे पास cos 1 होता है 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, प्लस 1 की बात कर रहे हैं। मतलब दैट इज क्या होना चाहिए, फाई क्या होना चाहिए 2n पाई, मतलब n क्या है 1 2 3, n अगर n शुरू होता है 0 1 2 3 अप टू सो 1, n को 0 पुट करो तो फाई हमारे पास क्या आ जाएगा 0, n को 1 पुट करो फाई हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई, n को 2 पुट करो फाई हमारे पास क्या आ जाएगा 4 पाई। वही वैल्यूज दे रहा है ना, तो हमारे पास फाई क्या हो गया, हमारे पास 2n पाई होना चाहिए, हमारे पास फाई क्या होना चाहिए 2n पाई, फाई हमारे पास होना चाहिए 2n पाई। ठीक है, तो ये हमारे पास फेज डिफरेंस हो गया। तो पाथ डिफरेंस लिखते हैं हम, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस देखना होता है हमें। पाथ डिफरेंस होता है हमारे पास x, उसकी वैल्यू होती है x इज इक्वल टू होता है हमारे पास लैम्डा वेवलेंथ अपॉन 2 पाई इंटू फाई। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई हमारा कितना आ रहा है 2n पाई, तो लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फाई की वैल्यू पुट कर दो 2n पाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाई से पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो x हमारे पास क्या आ गया लैम्डा इंटू n लैम्डा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारी कंडीशन आ गई पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, n इज इक्वल टू 0 1 2 3, ये होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारी क्या आ गई, ये कंडीशन आ गई x इज इक्वल टू n लैम्डा। अब बात करेंगे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। आप साथ साथ नोट करते जाना, नोट्स बनाते जाना, क्योंकि फिर ये आपके काम आएंगे। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मिनिमम होनी चाहिए, इंटेंसिटी मिनिमम होनी चाहिए, तो cos फाई क्या होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए। cos फाई मिनिमम कब होगा, जब cos फाई हमारा 0 होगा। cos फाई 0 कब होता है, cos फाई 0 हमारा किस किस चीज के लिए होता है, व्हेन फाई इज इक्वल्स टू पाई 3 पाई 5 पाई ऐसे होगा। मतलब फाई हमारा क्या होना चाहिए 2n माइनस 1 इंटू पाई, मतलब 2n, n को 1 पुट करो, n को 1 पुट करो क्या आ जाएगा पाई, n को 2 पुट करो क्या आ जाएगा 3 पाई, n को 2 पुट करो क्या आ जाएगा 5 पाई। मतलब n हमारा कहां से शुरू हो रहा है 1 2 3 4, ये ध्यान रखना, वहां पे n 0 से शुरू हो रहा था, यहाँ पे n कहां से शुरू हो रहा है हमारा 1 से शुरू हो रहा है। तो पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा, तो हमारा फाई क्या हो गया 2n माइनस 1 पाई, तो पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, पाथ डिफरेंस आ जाएगा x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई होता है, तो फाई की वैल्यू पुट कर दो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n माइनस 1 इंटू पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, लैम्डा इंटू 2n माइनस 1 आ गया, तो क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, थ्रो आउट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं सही है बस, ठीक है, यहाँ देखिए x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 2n माइनस 1, ये हमारा क्या आ गया पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये हमारा क्या आ गया पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारा क्या आ गया पाथ डिफरेंस आ गया। ठीक है, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे ये हमारा पाथ डिफरेंस की वैल्यू आप याद रखना। तो नेक्स्ट हम करेंगे इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ के लिए, फ्रिंज विड्थ के लिए करेंगे हम, फ्रिंज विड्थ के लिए। ठीक है, तो करेंगे अभी।